जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। मस्त क्लास व्लास चल रहा है तुम लोग का। बाबू तंत्र दिन पहले आप लोग का साइंस का भी क्लास चला है 6 बजे से। फिर उसके पहले 4 बजे से आप लोग का मैथ का क्लास चला है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया है। और उधर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट हो गया है, वो भी आप लोग कर लिए होंगे लोग। अभी आप लोग का हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हुआ है। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा, हर एक क्लास कराया जाएगा। जैसा आप लोग को बोले थे कि एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन एंड पूरा डेप्थ में सब पढ़ाएंगे, वैसे भी चल रहा है। एनसीईआरटी आपको लाइन बाई लाइन पूरा एनसीईआरटी को कनेक्ट करके डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है। अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं कुछ और प्रोवाइड हो, या फिर अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बताइए। हम ज़रूर आपकी ख्वाहिशों को, आपकी इच्छाओं को एक जिन्न के भांति पूरा करेंगे। ठीक है, चलो। आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग सिलेबस देख लिए होंगे। जो इसके पहले लेक्चर आया था सिलेबस के लिए वो आप देख लिए होंगे। और आज तक आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोगों को पता है यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ क्यों था? आखिर एक बात बताओ, ये जो राष्ट्रवाद शब्द है ये आया कहाँ से? राष्ट्रवाद शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? आखिर क्या होता है राष्ट्रवाद? क्यों होता है राष्ट्रवाद? इसके पीछे कारण क्या है? राष्ट्रवाद होता क्या है? देखो, राष्ट्रवाद का भावना किसे कहते हैं? किसी देश के प्रति, किसी भौगोलिक स्थान के प्रति, किसी जगह के प्रति प्रेम का उमंड आना। वहाँ पे जो गलत काम हो रहे हैं उसको दबाना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है कि यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक होता है। अर्थात राष्ट्रवाद एक ऐसा अंदर का प्रवृत्ति है, ऐसा एक भावना है जो दिल से निकलता है, बोले तो विचार होता है, जो उस देश के, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अंदर पनपता है और उसमें एकता का वाहक बनता है। मतलब उसमें, उस देश में रहने वाले लोगों के अंदर अपने आप में एक एकता, बोले तो एक अखंडता, और बोले तो भाईचारे का भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम। जैसे हम भी एक राष्ट्रवादी हैं, आप भी एक राष्ट्रवादी हैं। हम राष्ट्र को अच्छा निर्माण करने के लिए भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना है। तभी तो हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि सारा देश का जो बच्चा है, जो हमसे देख रहा है, इस बिहार का बच्चा, उसका भविष्य उज्जवल हो और वो बढ़िया से राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करे। ठीक है, तो यही ना मोटो होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ? तो एक ऐसा भावना है जो किसी भी मनुष्य के अंदर, उसके भौगोलिक, उसके ऐसी भावना है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के अंदर एकता का वाहक होता है। ठीक है, समझ में आ गया राष्ट्रवाद क्या होता है? समझ में आ गया ना? कोई डाउट उट नहीं ना है? आप राष्ट्रवादी हैं? एक बात बताओ, आप राष्ट्रवादी हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि हाँ सर हम राष्ट्रवादी हैं। थोड़ा हम भी देखें कितना आप राष्ट्रवादी हैं। चलो, हम लोग थोड़ा अब इसको डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार है ना? स्टार्ट किया जाए ना। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे वो शुरू? यूरोप में राष्ट्रवाद के पीछे का कारण क्या था? 1830 की क्रांति क्या है? 1848 की क्रांति क्या है? नेपोलियन ने क्या किया? मेटरनिख ने क्या किया? इसके बाद धीरे धीरे चल के समाजवाद हुआ, फिर भारत में राष्ट्रवाद शुरू हुआ। तो ये जो इतिहास का जर्नी है ना, ये उस टाइम से स्टार्ट होता है जब आपने पढ़ा होगा भौगोलिक खोज, क्लास 9th का पहला चैप्टर। भौगोलिक खोज जब पूरे भारत के अलावा अमेरिका में और से देश जो समुद्री रास्ते से एक जगह से दूसरे जगह थे लेकिन जुड़े नहीं थे, तो उनको समुद्री रास्ते से जोड़ा जा रहा था, खोजा जा रहा था समुद्री रास्तों को। तब उसके लिए वहाँ पे भौगोलिक खोज और रास्ते जोड़े जा रहे थे। उस समय से स्टार्ट होता है। और वहाँ से जब क्या होता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाने लगते हैं, व्यापार शुरू हो जाता है, व्यापार होने लगता है, तब लोगों के अंदर क्या भावना आती है? तो लोगों के अंदर भावना आती है, बोले तो कब्जा करने का। थोड़ा सा लालच मन में समाने लगा, थोड़ा सा दिक्कत द्वेष भावना समाने लगा कि ये इतना तरक्की कर रहा है, हम इतना काय नहीं कर रहे हैं। जो अभी भी होता है, उसी को देखते हुए उस टाइम के जो लोग थे, मतलब अभी भी वही चलता है, ज़्यादातर वहीं तो देखा जाता है कि लोग एक दूसरे देख के चल रहे हैं। लेकिन फिर भी उस टाइम तो इतना था कि लोगों के अंदर देश के प्रति, और अब जो आँख का स्थान था उसको कब्जा करने के प्रति लोगों के अंदर भावना पनपने लगी। तो लोग क्या करने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। जैसे आपका पुर्तगाल से भारत आया मसाला के लिए, अब ब्रिटिश भारत आया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोग आने लगे और यहाँ पे लगे शासन करने। वैसे ही अमेरिका में, वैसे ही फ्रांस में, वैसे ही ब्रिटेन में, ब्रिटेन वाले ये सब आसपास के जो देश थे वहाँ पे जा रहे थे। वो आसपास के जो, मतलब अब यूरोप के आसपास के जो देश थे, इटली था, जो भी था, वो सब में जा करके और वहाँ पे रहने लगे। फिर शासन उसन किए। उसके बाद वहाँ पे जो जो राजा बनने लगा, अब वो शासन करने लगा, उसके पास अपना या सेना हो गया, अपना हो गया। तो जब वो शासन करने लगा
तो वो खुद को सबसे बड़का राजा मानने लगा, खुद को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानने लगा। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? तो वो जनता के हितों का कार्य करना भूल गया, जनता का शोषण करने लगा, जनता से टैक्स लेने लगा। ये फ्रांस में भी हुआ, ये इटली में भी हुआ, और ये अलग उसके अलावा भी और जो देश है यूरोप में, उसमें भी लगे। भारत में हो रहा था, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। तो अभी उसके बारे में थोड़ा समझते, तब चलेंगे भारत में। जब आएंगे तब भारत का तो इतना भयंकर है, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि तुम सोचोगे कि क्या ही मास्टर पढ़ाते हैं। देखो, उसके अलावा जब धीरे धीरे होने लगा, तब वहाँ का राजा जी जब शासन करने लगा, वहाँ पे राजतंत्र शुरू हुआ। राजतंत्र का वो बोल रहे थे, जब राजतंत्र बहुत प्रबल रूप से फैल गया, तब वहाँ पे होने लगा दिक्कत लोगों को। वहाँ पे जो जनता थी उसको लगा होने प्रॉब्लम होने लगा। तब वहाँ के जनता के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने जो वहाँ पे समाज में लोग रह रहे थे उनके प्रति प्यार उमड़ने लगा। धीरे धीरे सोचने लगा कि अगर इस राजा को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो हमारा देश, हमारा राज्य, ये तो नष्ट होने ही जा रहा है। इसलिए धीरे 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 यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, लोगों के अंदर प्रेम का भावना पनपने लगा। फ्रांस के अंदर जो वहाँ का निरंकुश शासक था, उसके लिए पनपने लगा। रूस में जो जार था उसके लिए पनपने लगा। नेपोलियन ने इसके लिए बहुत से कार्य किए। मेटरनिख वहाँ का जो इटली का शासक था, मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का, उसने भी कुछ वैसा ही किया। तो हर जगह मतलब लगभग एक ही चल रहा था, सबको मान लो सब एक ही पलड़े पे तौल रहे थे और सब वही कर रहे थे। तो इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना है ना वो पनपने लगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस एक बेहतरीन कहानी, एक बेहतरीन फिल्म को देखने के लिए? स्टार्ट किया जाए मूवी। हम लोग ये इतिहास जो है ना मूवी के तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को कोई एक दिक्कत भी ना हो। चलो चलते हैं, स्टार्ट कर। राष्ट्रवाद एक आधुनिक, आप लोग देख रहा होगा ना, आप लोग को हम दिख रहे हैं मस्त बढ़िया, ठीक है। चलो फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब राजनीतिक जागृति क्या है? तो राष्ट्रवाद राजनीति के रूप में जब लोग जागृत हो रहे थे, उनको सोच में समझ में आता है क्या देश के लिए करना है क्या नहीं करना है, उस टाइम का प्रतिफल है, ठीक है। यह एक ऐसी भावना है, क्या है यह एक बे यार, ये क्या है बाबू? तो यह एक भावना है। क्या है? एक भावना है। बे भाई, क्या हो रहा है जी? चलो फिर भी थोड़ा सा मैनेज कर लेना। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। उनके अंदर एकता जाती है। आप लोगों को समझा दिया। राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप के पुनर्जागरण के काल से हो चुका था। अब पुनर्जागरण काल क्या है सर? परंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुआ, ठीक है। 19वीं शताब्दी से में यह तो उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई। इसके कारण यह यथेष्ट रूप से परिमाण भी युगांतकारी रहे। देखो, कहने का अर्थ यही है कि जो राष्ट्रवाद का भावना है, इसका बीजारोपण पुनर्जागरण के काल से शुरू हो गया। अब सर पुनर्जागरण का काल क्या होता है? तो जब देखो, अबे क्या हो रहा है बार बार? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे, लोगों के अंदर ये भावनाएं पनपने लगे कि हमारा देश इतना विकसित है। अब जब देखो, जब ब्रिटेन वाला भारत आ रहा है, पुर्तगाल वाला भारत आ रहा है, या फिर और कोई देश जो अमेरिका जा रहा है या फिर कोई आसपास जा रहा है, तो वो देख रहा है कि वो देश इतना विकसित हो रहा है और लोगों के अंदर सोचने की, समझने की क्षमता विकसित हो रही है। वो देख रहे हैं कि उनके यहाँ का जो राजा है, उनके यहाँ का जो शासक है, उसके अंदर ये कमी है। तो ये जो राष्ट्रवाद का भावना है, ये पुनर्जागरण के काल से ही था। ये पुनर्जागरण के काल से ही लोगों के अंदर था। लेकिन ये क्यों नहीं सामने आ रहा था? तो क्योंकि ये अभी उतना प्रमुख रूप से, बेहतरीन ढंग से उतना मतलब चर्चा में नहीं आया था। तो फ्रांसीसी क्रांति जब शुरू हुआ 1789 से, तब राष्ट्रवाद की भावना का जो प्रमाण तरीके से बोले तो प्रमुख रूप से जब कार्य में आने लगा, तब वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास, एक सेकंड, हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में राज्य क्रांति पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसमें बोले तो बहुत बड़ा, जैसे हम लोग के यहाँ राष्ट्रवाद में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, तो फ्रांस में, यूरोप में राष्ट्रवाद में एक नेपोलियन नाम का जो व्यक्ति था, नेपोलियन जो शासक वहाँ का था, नेपोलियन, ये इसके कहानी में को भी हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। एनसीईआरटी हम लोग को दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि नेपोलियन जो था ना, वो वहाँ के
आक्रमणों के नेपोलियन वहाँ का जो था वो एक उसका महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? तो यूरोप के क्रांति में। ठीक है, चलो फ्रांस की क्रांति में और फ्रांस के विकास में नेपोलियन का बहुत योगदान था। कैसे कैसे वो फ्रांस को मतलब पहले जीता, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्रों को भी जीतना शुरू किया, उसके बाद वहाँ पे बहुत बढ़िया ढंग से कार्य करने लगा। बोले तो वो एक तरह का निरंकुश शासक की तरह जैसा काम करने लगा, लेकिन वो जनता के साथ चलने वाला था और आपने आगे सामने वाले राजा को मार के बना था राजा, फिर भी वो जनता के हित में ही काम करता था। फ्रांसीसी क्रांति राजनीति को अभिजातीय वर्ग परिवेश से बाहर कर रही और कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण, एक सेकंड, हाँ, सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। ठीक है, देखो जो फ्रांसीसी क्रांति है उसको उसने क्या किया, उसको केवल उस वहीं फ्रांस का क्रांति तक नहीं रखा, उसको और भी देश, इटली, जर्मनी, ये सब के और भी उसके अलावा बहुत सारे यूरोप के देश हैं जिन तक वो ले गया और वहाँ तक फैलाया और वहाँ तक के एक बोले तो सर्वसाधारण मतलब सबके लिए साधारण वस्तु न बना दिया। ठीक है, सबके लिए साधारण वस्तु बना कि सब कोई उसको यूज करे, सब कोई अपने अपने स्थान पे अपने अपने देश पे स्वतंत्रता का मांग करे, हर कोई अपना देश के राष्ट्रीयकरण, सब कोई देश के योगदान में अपना भूमिका निभाए। ठीक है, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन ने के अभियानों द्वारा यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। ठीक है, नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी, इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। तो कोई पूछ दे, अब आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि बाबू नेपोलियन ने क्या क्या किया था, तो आप सबसे पहले कहिएगा नेपोलियन ने जो जर्मनी है और इटली है उसके भौगोलिक जो परिधि नाम है, भौगोलिक नाम है, उसको निकाल करके वहां से वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। अर्थात सर समझ में नहीं आया, एक बार और आपको समझाते हैं। राजनीतिक रूपरेखा बोले तो वहाँ पे अच्छा शासन, अच्छी व्यवस्था, अच्छी शिक्षा और अच्छी तरह के राजतंत्र, मतलब जो वहाँ पे जो शासन था वो एक अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया और वहाँ का वास्तविक, वहाँ के लोगों के अंदर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनकी मांग क्या है, वो सबको देखते समझते हुए तब उसने स्टार्ट किया। ठीक है, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और धीरे धीरे आगे चल के किसका किसका, तो इटली और जर्मनी का भी जो एकीकरण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया। किसके कारण? तो नेपोलियन के कारण। ठीक है नेपोलियन के कारण। दूसरी तरफ नेपोलियन के नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप के में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। आपने देखा होगा भारत में जब महात्मा गांधी ने एक बड़े आंदोलन किए, लेकिन जब उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था तो धीरे धीरे पैमाना बढ़ते गया, धीरे धीरे पैमाना बढ़ते गया, पूरे चंपारण से लेकर पूरा बिहार तक पहुंच गया। इसका चर्चा पूरे भारत में हुआ। वैसे ही वहाँ पे जब नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के लिए कुछ काम किया, वहाँ पे करना स्टार्ट किया, वहाँ पे लोगों के लिए समझाना शुरू किया, लोगों के लिए उसका राजनीतिक और भौगोलिक रूप से तैयार करना शुरू किया, उसका वास्तविक रूपरेखा जब दिया, तभी जो हुआ ना, इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग वहाँ से बनने लगा। इटली और जर्मनी के अंदर जो लोग रहते थे उनके अंदर समझ में आने लगा कि हमें भी राष्ट्रवाद का भावना पनपना चाहिए, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों का कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप के देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। ठीक है, नेपोलियन के पतन के बाद, ये देखो, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। जब यूरोप में जब नेपोलियन था, ठीक है, अब जब नेपोलियन इतना आगे बढ़ चुका था, नेपोलियन मतलब हर देश में राष्ट्रवाद की भावना को पनपने लगा। नेपोलियन के कारण हर देश में वहाँ पे जितने भी यूरोप थे सब में पनपने लगा। तो सारे जो महाशक्ति थे उस टाइम पे, जितने भी राजा थे, सब ने मिलजुल के उसको हराया पहले। उसके बाद सारे जो शक्तियाँ थी वो ऑस्ट्रिया में कहाँ पे बाबू? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में सारे एकत्र हुए। ठीक है, जिनका उद्देश्य था यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना। यूरोप में कौन सी व्यवस्था को स्थापित करना? वही व्यवस्था जो 1815 से, मतलब जो राष्ट्रवाद बोले तो 1887 की जो क्रांति था, 1789 की क्रांति, उसके पहले जो थी उन व्यवस्थाओं को लगाना। 1789 जो फ्रांसीसी क्रांति था उसके पहले की जो व्यवस्था थी, मतलब पुरातन जो राज्य व्यवस्था, जो राजा शासन करता था, जो लुई 16वां ने शासन किया था, उस टाइप के शासन व्यवस्था को लाना था। उस टाइम कौन सा शासन व्यवस्था चलता था इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।
1830 की क्रांति में पैदा है, और उसके अलावा जो भी क्रांति है उनके बारे में, ठीक है, जिसे नेपोलियन ने युद्धों द्वारा विजय से अस्त व्यस्त कर दिया था। और जब नेपोलियन जीता था, मतलब जीता था, तो जिसको उसने उस राज्य व्यवस्था को, उस राजतंत्र को अस्त व्यस्त कर दिया था, ठीक है। अब चलो, आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये कांग्रेस वियना, जब वियना कांग्रेस हुआ तो वहाँ पे ये उस टाइम का मैप है, आपको हम बताते हैं। पहले मैप के पहले आपको कुछ थोड़ा नॉलेज देता मैप पढ़ाएंगे, ठीक है। परंतु इससे भाग लेने वाले राजनीतिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नीतियां नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्व के रूप में उभर रही थी। नहीं समझ में आया सर? इसका मतलब यही है बाबू कि आप जो उस टाइम देख रहे हैं कि 1815 में जब ऑस्ट्रिया में वियना सम्मेलन हो रहा है, वियना कांग्रेस हो रहा है, तो उस टाइम बहुत से देश आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नेपोलियन ने जिस काम को कर दिया था, जहाँ जहाँ पे उसने मतलब अच्छी शासन व्यवस्था कर दी थी, तो अगर देखो एक बात बताओ, अगर तुमको हमेशा मतलब गंदा 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 खाना खिलाया जाए, लेकिन अगर किसी कारणवश तुमको बढ़िया मिल गया, 1 मंथ तक तुमको अच्छा खाना मिलने लगा, 1 मंथ तक तुमको बढ़िया रहने को मिल गया, बढ़िया खाने को मिल गया, बढ़िया पीने को मिल गया, तो तुम क्या नेक्स्ट मंथ में अगर तुमको फिर वही खाना दिया जाए पुराना वाला, तो तुम लोगे या फिर उसको स्वीकार करोगे? स्वीकार करोगे ना? कहोगे ना कि ना हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको पुराना वाला ही जो हम अभी यूज कर रहे थे हाल फिलहाल में, हमको वही चाहिए। तुम चाहोगे हमको किसी तरह अभी जो अच्छा खाना चल रहा था, अच्छा जो व्यवस्था चल रहा था, वो हमको फिर से मिल जाए। तो वही हो रहा है, जो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो अपनी राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाते हुए नई राजनीतिक शक्तियाँ, जो नई शक्तियाँ जो राजनीति में आ रही हैं उनको लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो पहले वाली थी, जो नेपोलियन करता था, वैसी शक्तियाँ हमको नहीं चाहिए, जो लुई सोलावा जैसा शासक, ठीक है। सन 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर, ये याद रखना, सन 1815 था, इसमें वियना सम्मेलन की जो मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया। इस बात को याद रखना, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 1815 में वियना का सम्मेलन था जो हुआ था, उसका चांसलर कौन था? मेटरनिख था। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। और वियना सम्मेलन जब हुआ था तो उस टाइम उसका मेजबानी कौन कर रहा था बोले तो वहाँ पे लीडरशिप, वहाँ पे लुगुर लुगुर कौन कर रहा था? वहाँ का नेता कौन था? ऑस्ट्रिया में बोले वियना में जो सम्मेलन हुआ वहाँ पे नेता कौन था? तो वहाँ पे था आपका मेटरनिख, ठीक है, जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। सर प्रतिक्रियावादी शासक क्या है? अगर आप उसको थोड़ा सा भी परेशान कर दिया, अगर आप उसके खिलाफ थोड़ा सा भी गए तो आपको टप टप निपटा देता था। किसी के कोई शासन व्यवस्था को नहीं मानना, उसके सारे उसका जो भी वो बोला वही कानून, वही नियम, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोप शक्तियाँ ने मिलकर के ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति का संतुलन स्थापित करना था, ठीक है। कौन से शांति का संतुलन स्थापित करना बाबू? तो उस शांति का संतुलन स्थापित करना जो राजतंत्र बोले तो जो नेपोलियन 1789 की क्रांति से पहले था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अब चलो आगे देखो, जिसे नेपोलियन द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया बाबू? तो नेपोलियन के द्वारा। कैसे? तो नेपोलियन ने जब वहाँ पे अपना शासन किया था तब वो बहुत से अच्छे अच्छे काम किए थे, जिसके कारण नेपोलियन ने उसको क्या कर दिया था बाबू? समाप्त कर दिया था, ठीक है, समाप्त कर दिया था, ठीक है। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, गणतंत्र क्या होता है और प्रजातंत्र क्या होता है, एक बार बताओ। गणतंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है? ये तीनों में क्या समानता है, तीनों में क्या विभिन्नता है, एक बात बताओ। अब वो तीनों समान चीज है, गणतंत्र बोलो, लोकतंत्र बोलो, या फिर राजतंत्र, सॉरी प्रजातंत्र बोलो, इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे जिस देश में ये चल रहा है उस देश में जो लोग रहते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा उस मतलब वहाँ के जो शासक बना है वो उनके द्वारा चुना गया हो। जैसे हम लोग में क्या है, लोकतंत्र है, हम लोग अपने शासक को चुनते हैं, बोले तो पीएम हो गया, सीएम हो गया, या फिर कोई भी हो गया, एमएलए हो गया, मुखिया हो गया आसपास के क्षेत्र के लिए। तो ये कैसा देश है? लोकतंत्र देश है। हम जिसको चाहेंगे उसी को जिताएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो हम नहीं जिताएंगे। तो इसलिए सारा श्रेय किसको जाता है? हम पर जाता है। अगर कोई नेता गलत काम कर रहा है तो किसका दोष है? हमारा दोष है, हमने गलत नेता को चुना है। अगर हमने सही नेता को चुना रहता, बढ़िया नेता को जो देश के हित में काम करता, तो देश का विकास होता। लेकिन हमने गलत चुन लिया, क्यों? जाति धर्म के नाम पे। तो वही राजतंत्र और गणतंत्र में यही समानता है, यही है कि वहाँ पे जो अगर अच्छाई हो, नेता अच्छा कर रहा हो,
तो भी दो बेनिफिट किसका है, जनता का ही है। अगर बुरा कर रहा हो तो भी बेनिफिट लॉस किसका है, जनता का ही है। ठीक है, जो फ्रांस के क्रांति का दिन थी, ठीक है, जो फ्रांस में क्रांति की दिन थी, क्योंकि गणराज्य गणतंत्र और लोकतंत्र बोले तो प्रजातंत्र वहाँ पे उन लोगों ने देख चुका था। उसका विरोध करना एवं पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिख के व्यवस्था का उद्देश्य था। लोकतंत्र का अंत करना बोले तो प्रजातंत्र का अंत करना, और पुरातन व्यवस्था का स्थापना करना बोले तो राजतंत्र, और ऐसा राजतंत्र जो क्रूर हो, तानाशाह हो, जो अपने अलावा किसी को ना माने, ठीक है, वैसी व्यवस्था को पुनः लाना था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। तो पूछेगा बाबू कि नेपोलियन युग का अंत कब हुआ, मेटरनिख युग की शुरुआत कब हुई, तो वियना सम्मेलन के माध्यम से है, जो कि 1815 में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि नेपोलियन युग की जो अंत हुआ, नेपोलियन युग का जो अंत और मेटरनिख युग का शुरुआत 1815 में हो गया था। ठीक है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली पर अपना शासन स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने क्या किया, उसको कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश थे उनको बुर्बो राजवंश के साम्राज्य फर्डिनेंड को दे दिया गया। ठीक है, सिसिली और नेपल्स को किसको दे दिया गया, बुर्बो के जो सम्राट था फर्डिनेंड, उसको दे दिया गया। और जो रोम और उसके आसपास के क्षेत्र थे वो पोप को सौंप दिए गए। ठीक है, वो किसको सौंप दिए बाबू, वो पोप को सौंप दिए गए। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम हुआ। ठीक है, देखो जब देश बोले तो पुरातन व्यवस्था में शुरुआत जब हुआ, नेपोलियन जब हारा, नेपोलियन का जब अंत हुआ, बोले नेपोलियन मारा नहीं, नेपोलियन को मारा नहीं है, उसको भूख से प्यास से तड़पा करके एक टापू पे ले जाकर उसको छोड़ करके तब वहाँ पे उसका मृत्यु किया गया। उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चले। ठीक है, अब देखो जब बुर्बो वंश बोले तो जब मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ, नेपोलियन युग का अंत हुआ, तो उसने क्या किया, इटली को बहुत से क्षेत्रों में तोड़ दिया, और जो सिसिली और नेपल्स जो प्रदेश था उसको किसको दे दिया, तो बुर्बो राजवंश के जो सम्राट थे फर्डिनेंड, उसको दे दिया। ठीक है, और रोम और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो पोप को सौंप दिए गए। ठीक है, और लोम्बार्डी और वेनेशिया पे किसने लोम्बार्डी और वेनेशिया पे थे, उस पे किसने अधिकार जमा लिया, तो उसने ऑस्ट्रिया मतलब वो तो मेटरनिख ने अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, अब चलो परमा, मोडेना और टस्कनी तथा हैबेन्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। जो परमा था, मोडेना था, टर्कनी था, जो टर्कनी वो किसको दे दिया गया, तो हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ठीक है, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट, जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। ठीक है, हैब्सबर्ग को दे दिए गए तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के जो राज्य है वो भी सम्मिलित कर लिए गए। किसमें, तो वो हैब्सबर्ग की जो टर्कनी और मोडेना था उसी में। ठीक है, आगे देखो जर्मनी के एक सेकंड, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। ठीक है, जिस पर अध्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित था। ठीक है, हर संभव प्रयास किए गए कि उनमें राष्ट्रीयता का भावना नहीं जगे। ठीक है, जैसे भारत में बाबू आपने देखा होगा, भारत से रिलेटेड तो ज़्यादा अच्छा समझ पाइएगा कि जब भारत में कोई भी ऐसा क्रांतिवीर जन्म लेते थे, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग जो थे, उन्होंने जब भी कोई काम किया तुरंत पकड़ के उनको जेल में डाल दिया जाता था। जो आप लोग का रॉलेट एक्ट आया था वो भी यही ना था, रॉलेट एक्ट जो आया वो भी यही ना था, जिसको काला कानून कहा गया। क्यों कहा गया, किसी को भी शक के आधार पे पट से उठा कर टप से डाल दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, निपटा दीजिए, किस बुनियाद बाद में होता जाएगा, बाद में सल्टा जाएगा, और आपको लग रहा है कि वो दोषी है तो उसको रेल दीजिए। तो यही चीज़ न था कि उस टाइम भी कि जो भी हो, साम दाम दंड भेद, जितने भी भेद आप लगा सकते हैं सारे लगा दीजिए, बस देश के अंदर राष्ट्रवाद का भावना नहीं पनपना चाहिए, यही न था। इसीलिए उसको अलग अलग तोड़ दिया गया, क्रूर क्रूर शासक बैठा दिया गया, किसी किसी को दे दिया गया। ठीक है, मेटरनिख ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना की। मेटरनिख जो था वो फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना कर दिया था। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय थी। ठीक है, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता के भावना का प्रसार हुआ, यूरोप के लगभग सभी प्रदेश प्रभावित हुए। ठीक है, समझ में आ गया। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में वियना व्यवस्था, जो फ्रांस में जो वियना व्यवस्था थी, वियना व्यवस्था के तहत
क्रांति के पूर्व व्यवस्था के स्थापित करने के लिए बुर्बो जो राजवंश था उसको पुनर्स्थापित किया गया। किसको बाबू? तो बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पुरातन व्यवस्था थी उसको स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को व्यवस्थित स्थापित किया गया। ठीक है। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। लुई 16वां का समय क्रांति हुआ। ठीक है। लुई 16वां को मार करके नेपोलियन ने वहाँ पे राज किया, लेकिन फिर उसके बाद नेपोलियन के बाद फिर उसको मारने के बाद तब वहाँ पे लुई 18वां को वहाँ का शासक बनाया गया। ठीक है। जो कि बुर्बो राजवंश का था, और बोले तो बुर्बो राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक है। उसके बाद उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता की पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। ठीक है। उसने प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी से 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स दसम के शासन काल में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में सामने आया। अब सर इतना आप बता दें, थोड़ा समझा दीजिए। देखो बाबू, जो लुई 18वां बना वहाँ का शासक, उसने बहुत से ऐसे थोड़ा अच्छे भी काम किए, थोड़ा बुरे भी काम किए। उसने सबसे बड़ा काम क्या किया? तो उसने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। संवैधानिक घोषणा पत्र जैसे ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, संविधान के रूप में जारी किया, और उस काम के अंदर वो कुछ ना काम भी करवाया। लेकिन जो चार्ल्स 10वां आया, उसने तो कुछ परिवर्तन किए, पुरातन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए, कुछ जन के हित में काम किए, लेकिन उसका भी दुष्परिणाम क्या निकला? वो 1830 की क्रांति के रूप में बदल गया। अब 1830 की क्रांति के बारे में हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है 1830 की क्रांति, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है हम लोग 1830 की क्रांति। बाबू 1830 की क्रांति के बारे में पढ़ने से पहले आप एक हमको बात बता दीजिए कि 1830 ईस्वी क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? अरे सर क्या मजाक कर रहा है? 1830 की क्रांति तो 1830 में ना हुई होगी। ठीक है। चलो, चार्ल्स 10वां एक क्या था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा था? तो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक। जबकि कुछ ने काम किया था, फिर भी वो कैसा था? थोड़ा सा तो सरफिरा था, निरंकुश था, प्रतिक्रियावादी था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। ठीक है। किसको? तो जनतंत्रवादी भावना था, उसको दबाने का कार्य किया। अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। ठीक है। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी जो पोलिंगनेक था उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री बनाया गया। और पोलिंगनेक ने पूर्व में लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की। ठीक है। देखो, जो लुई 18वां था वो तो जनता के लिए थोड़ा बहुत काम किया, उसने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है। नागरिक संहिता लगाया। लेकिन जब चार्ल्स 10वां बना तो उसने क्या किया? पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। पोलिंगनेक कैसा आदमी था? तो वही चुतिया का चप्पल था, बोले तो प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है। इसने भी क्या किया? राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का पूरा प्रयास किया, पूरा लगाया। उसने किया, जो संवैधानिक घोषणा पत्र था उसको खत्म कर दिया गया, नागरिक संहिता था उसको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। उसके स्थान पे क्या किया? तो शक्तिशाली अभिजात वर्ग, मतलब जो भी शक्तिशाली रहेगा वही राज करेगा। ठीक है। उसे विशेष अधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। ठीक है। जो शक्तिशाली अभिजात वर्ग थे, बोले तो वहाँ पे जो शक्तिशाली वर्ग थे, जैसे वहाँ का पोप था और वहाँ का सम्राट थे, ये सब जो थे शक्तिशाली थे। पोप, पादरी उदरी थे, ये सब शक्तिशाली थे। तो उनको ज़्यादा पावर देने का, उनको ज़्यादा विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। ठीक है। इसके कुछ कदम उदारवादी के नीतियों और फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। ठीक है। ठीक है। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादी ने पोलिंगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चलो आगे पढ़ते हैं। चार्ल्स 10वां ने विरोध की प्रतिक्रियावादी रूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी 25 जुलाई 1830 ईस्वी के को 4 अध्यायों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया गया। मतलब क्या किया गया? तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्याय के रूप में जो
पोलिगनिक था, उसने 4 तत्व 4 अध्याय पारित किया। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या था वो। इन अध्यायों के विरोध में पेरिस और क्रांति की लहर दौड़ गई। पेरिस में भी क्रांति की लहर दौड़ गई, ठीक है। फ्रांस में 28 जून 1930 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया। कैसे हो गया सर? तो उसने क्या किया, लुई 18वां के द्वारा जो भी अच्छे काम किए गए उसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया पोलिगनिक ने। उसके अलावा जो वहाँ पे जो पोप थे, पादरी थे, या फिर जो वहाँ पे अधिक शक्तिशाली अभिजात वर्ग थे, उनको ज़्यादा वो विशेषाधिकार देने लगा, जिसके कारण उसने एकाधिकार मतलब एकाधिकार बोले तो लागू कर दिया। और 25 जुलाई 1830 ईस्वी को उसने पारित किया कि सबसे अधिक जो शक्तिशाली रहेगा वो अभिजात वर्ग रहेगा। 4 अध्यायों को उसने पारित किया, उसके बारे में इसमें लिखा है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो क्रांति की लहर थी ना, ये पेरिस में भी चली गई। तो 28 जून 25 जुलाई को इसने मतलब 25 जुलाई को ये पारित हुआ, लेकिन 28 जून को 1830 ईस्वी को गृह युद्ध के रूप में आरंभ हो गया था, और इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, ठीक है। परिवारतः चार्ल्स 10वां राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन करना पड़ा, और जब धीरे धीरे होने लगा तो चार्ल्स 10वां इंग्लैंड पलायन कर गया, ठीक है, भाग गया। और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश का जो हो गया अंत, बुर्बो राजवंश का अंत हो गया, ठीक है। तो बुर्बो राजवंश का अंत और 1830 ईस्वी की क्रांति समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजवंश के स्थान पर आयरेंस वंश की गद्दी सौंपी गई, ठीक है। इस वंश का शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों और पत्रकारों एवं पेरिस की जनता का समर्थन में सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है। ये मतलब वो तो एक प्रजातंत्र था, प्रजातंत्र टाइप था, तो लोगों के, जनता के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अतएव उसकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। अब लोगों ने उसको बनाया है तो जाहिर है कि लोगों के लिए यही काम करेगा, ठीक है। अब देखो, हम लोग को देखना है कि 1830 के जो क्रांति हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या उसका परिणाम पड़े, क्या उसके कारण हुआ। तो इस क्रांति का इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात का सूचक थी कि देश में कट्टर राजवादियों का प्रभाव कम हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, जो कट्टर प्रभाववादी थे, जो बोले तो हमेशा चाहते थे कि ना यहाँ पे राजतंत्र ही रहे, यहाँ पे लोकतंत्र आए ना, यहाँ पे जो शासक है वो हमेशा क्या करे, शासन करे। तो इसलिए यहाँ पे क्या चल रहा था, तो कट्टर जो सत्तावादी थे वो उनका प्रभाव कम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अब जो लुई फिलिप है वो एक उदारवादी शासक था, वो देश के लिए काम करने वाला था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग एवं लोक प्रभुता के सिद्धांतों की देन थी, ठीक है। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के जो सिद्धांत था उसको पुनर्जीवित किया, ठीक है। तब वियना कांग्रेस के उद्देश्यों का सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का भावना प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोप राष्ट्रों का राजनीतिक एकीकरण किया, ठीक है। इसका भी अर्थ वही निकलता है कि जब वहाँ का शासक लुई फिलिप बना तो उसने क्या किया, फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति से पहले जो शासन चल रहा था वहाँ बढ़िया शासन जो था नेपोलियन ने लाया था, उसको धीरे धीरे उसने स्थापित करने का प्रयास किया, धीरे धीरे उसको करने का प्रयास किया। वहाँ पे जो लोग थे जो चाह रहे थे कि यहाँ पे मतलब वहीं जो राजतंत्र व्यवस्था है, पुरातन व्यवस्था है, वो थोपी जा रहा है, वो लोग का प्रभाव था वो कम हो रहा था। जो कट्टरपंथी थे उनका प्रभाव कम हो रहा था, जो चाह नहीं रहे थे कि देश विकास करे, राज्य विकास करे, उनका प्रभाव क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है। चलो, संवैधानिक सुधारों एवं राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। संवैधानिक सुधारों ने किसका विकास प्रशस्त किया, तो राष्ट्रवाद का विकास प्रशस्त किया। संवैधानिक सुधार मतलब नियम कानून बनाए गए, गणतंत्र किया गया, उसमें कुछ नियम ऐसे बनाए गए जो देश के हित में था, जो जनता के हित में था, तो वो लोग क्या किया, तो वो एक सुधार का जो मार्ग था उसको प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण यूनान पोलैंड हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रवाद के प्रभाव को कम करना था, ठीक है। कारण उठ खड़े हुए और आगे चल करके फ्रांस में हुई लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठाने लगे, और जिसे फ्रांस की ओर एक क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब देखो, अब लुई जो फिलिप था वो आगे चल के लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, और जिससे हुआ क्या, तो 1830 के बाद 1845 की जो क्रांति है
उसका प्रभाव से तैयार होने लगा। उसके बाद अगली जो क्रांति है उसका तैयार होने लगा। तो जो नेक्स्ट जो क्रांति है लुई फिलिप के खिलाफ वो शुरू, उसका मार्ग प्रशस्त होने लगा। बाबू हम आशा करते हैं आप लोग को यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ, उसकी भावना क्या है, राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ, नेपोलियन का शासन का काल क्या था, मेटरनिख ने कैसे सबको गुलाम बनाया, 1830 ईस्वी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्रांति में क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, प्रभाव क्या निकला, मतलब लुई 18वां का अंत कैसे हुआ, बुर्बो राजवंश का अंत कैसे हुआ, आयरलैंड वंश का स्थापना कैसे हुई, फिर उसके बाद लुई फिलिप को कैसे हटाया गया, उसके बाद 1830 की क्रांति का समाप्त कैसे हुआ, उसका प्रभाव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ चुका है, हम आशा करते हैं। और बाबू इसके बाद आप लोग का ये क्लास यहीं पे एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन आएंगे तो नेक्स्ट जो हम लोग का क्रांति है वहाँ से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और बाबू आप लोग को अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लो, हम जरूर उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को लग रहा है कि सर नहीं आप एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाइए और हमको केवल आप मेन टॉपिक ला के उस पर जोड़ के रिलेट करके बता दीजिए, तो वैसे भी हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन देखो बाबू अभी हम लोग के पास पूरा साल बचा है, पूरा साल टाइम है, तो हम सोच रहे हैं आपको 7 मंथ जो कोर्स का वैलिडिटी है उसके अंदर आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा करके उसके बाद ख़त्म करने का, ताकि हो क्या आप जब आगे चल के आपको जब हम लाइन बाय लाइन के अलावा जब उस टाइम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टाइम सारे फिल्म के तरीके से सारे माइंड में घूमेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत बेनिफिट होता है बाबू, आपका जो बेसिक है वो बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आप चाहेंगे तो आगे चल के कोई भी मतलब बोले तो यूपीएससी बीपीएससी ये सब का फाउंडेशन भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा कोई विशेष प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपने वही पुराने अंदाज में मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 4 बजे मैथ का क्लास है, भूलना मत। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चला है मैथ का। और हाँ, आज जो मैथ का क्लास नहीं देखा है उसको जाकर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चला है मैथ का। और केमिस्ट्री में भी जो रासायनिक क्रिया क्लास चला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तब मिलते हैं फिर, जय हिंद।